द्रव का प्रसार। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया ठोस के प्रसार के बारे में, है ना। ठोस में प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के बताया गया था। कौन कौन से? आपका उसके लंबाई में प्रसार, उसके आयतन में प्रसार और क्षेत्र में प्रसार। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रसार होता है ठोस में। ठोस में 3 प्रकार के प्रसार इसलिए होते हैं क्योंकि उसका निश्चित आयतन होता है ना, उसका एक निश्चित आकृति होती है इसलिए। ठीक, अब आगे आपका है द्रव में प्रसार। ठीक है, तो द्रव में प्रसार क्या होगा? द्रव की तो निश्चित आकृति होती नहीं है। आकृति होती है क्या? नहीं होती, है ना। जिस पात्र में डालो उसी की आकृति का हो जाता है, इसलिए द्रव की क्या है? कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इसलिए उसमें जो क्षेत्रीय प्रसार है और पहला आपका क्या था? रेखीय प्रसार है, ये दोनों परिलक्षित नहीं होते। ठीक है, तो थर्ड कौन सा बचता है आपका? आयतन प्रसार। तो जो आप द्रव है उसको यदि गर्म करते हैं तो उसको में किस में प्रसार होगा? आपके आयतन में प्रसार होगा। ठीक है, तो द्रव में हम किसका अध्ययन करेंगे? आयतन में प्रसार का। ठीक, तो द्रव में भी आपका जैसे किसी अपन गर्म करते हैं, किसी जैसे पानी को गर्म किए, पानी के लिए एक पात्र लिए, उसमें डाल के आप क्या करोगे? पानी डालोगे उसमें और उसके बाद उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके कारण केवल उसके पानी में, जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं या पानी को ऊष्मा दे रहे हैं, तो केवल उस पानी में प्रसार नहीं होगा, साथ साथ आपका बर्तन भी तो गर्म हो रहा है ना। बर्तन गर्म होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा ना थोड़ा तो उसमें भी प्रसार होगा। ठीक है, तो एक तो उसमें बर्तन में प्रसार हो रहा है और दूसरा आपका किस में प्रसार हो रहा है? द्रव में प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण उसका जो आयतन है उसमें मान में थोड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस आधार पर द्रव के प्रसार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आभासी प्रसार, आभासी प्रसार, और दूसरा है आपका वास्तविक प्रसार, वास्तविक प्रसार। ठीक है, 2 प्रकार के प्रसार हो गए, पहला आभासी प्रसार और दूसरा आपका वास्तविक प्रसार। ठीक है, तो आभासी प्रसार का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बर्तन में, मैंने क्या एग्जाम्पल बताया? बर्तन में अपन पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो पानी को जब गर्म करते हैं तो बर्तन भी गर्म हो रहा है, तो बर्तन में पहले प्रसार होगा। बर्तन पहले उसके संपर्क में है ऊष्मा के, इसलिए बर्तन में पहले प्रसार हुआ, फिर वो ऊष्मा किसको दी गई? द्रव, तो द्रव में बाद में प्रसार हुआ। ठीक है, तो यदि बर्तन के प्रसार को छोड़ दे, जो द्रव में प्रसार हो रहा है वो आपका क्या है? आभासी प्रसार। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? वास्तविक प्रसार। उसके आयतन में जो वास्तविक प्रसार हो रहा है उसका मतलब है कि आपका बर्तन में प्रसार प्लस आपका द्रव में प्रसार, दोनों को लेंगे। ठीक है, तब आपका क्या निकलेगा? वास्तविक प्रसार। ठीक है, तो ये 2 भाग हैं, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। इसके लिए हम एक पात्र ले सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका एक, मान लीजिए आपके पास एक गोल पेंदी का कांच का पात्र है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें अपन द्रव कुछ भी डाल दिए, यहाँ पर कार्क है, एक कांच की नली द्रव के संपर्क में है, ये हो गया कांच की नली। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट कांच की नली में पानी जाएगा या द्रव जाएगा, यहाँ तक आ गया लेवल कांच की नली में। दूसरी कंडीशन है बी और तीसरी कंडीशन है सी। ठीक है,
ठीक, 3 कंडीशन के बारे में बताया गया है, इसी से निकालेंगे। जैसे कि हम इसको उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इस पात्र को जिसमें जल या आपका द्रव, कोई भी द्रव रखा हुआ है, ठीक है। इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले आपका जो पात्र है वो गर्म होगा, पात्र गर्म हुआ जिसके कारण इसमें प्रसार होगा, ठीक है। इसमें प्रसार होने के कारण जैसे पहले आपका पानी का या द्रव का लेवल कहाँ तक था, ए तक था, ठीक है। तो आपका जैसे पहले इतना था, आपका बर्तन इतना था, थोड़ा सा प्रसारित हुआ तो लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा द्रव का, ठीक है। तो मान लीजिए वो कहाँ तक आ गया, बी तक आ गया, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ, बर्तन में प्रसार के कारण आपका पानी का या द्रव का लेवल कहाँ तक डाउन हो गया, बी तक, ठीक है। उसके बाद पुनः हम क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं कंटिन्यू, तो उसके कारण अब द्रव में प्रसार होगा, ठीक है। तो पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ से द्रव प्रसारित होने लगेगा, ठीक है, उसके आयतन में प्रसार होगा जिसके कारण उसका लेवल कहाँ तक चला जाएगा, सी तक चला जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रारंभिक स्थिति ये थी, है ना, बर्तन में प्रसार के कारण बी तक डाउन हुआ, है ना, और द्रव में प्रसार के कारण वो कहाँ तक चढ़ गया, सी तक चढ़ गया, ठीक है। तो आपका द्रव का वास्तविक प्रसार, द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर क्या हो गया आपका, बर्तन में प्रसार, बर्तन में प्रसार धन आपका द्रव में आभासी प्रसार, आभासी प्रसार, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के प्रसार के योग के बराबर हो गया आपका द्रव का वास्तविक प्रसार, बर्तन में प्रसार धन द्रव में आभासी प्रसार, ठीक है। अगर इस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रसार कहां से कहां तक हुआ आपका, टोटल बी से सी तक हुआ, तो आपका बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी। बर्तन में प्रसार कौन सा है, ए बी है, बी तक डाउन हुआ था, तो ए बी धन आपका द्रव में प्रसार कहां से कहां तक हुआ, ए से सी तक हुआ, तो आपका द्रव में आभासी प्रसार ए सी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए बी धन ए सी, ठीक है। तो ये द्रव में प्रसार है आपका वास्तविक और आभासी प्रसार, 2 प्रकार के प्रसार होते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर, जैसे ठोस में उसके प्रसार के आधार पर उसका प्रसार गुणांक था, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, द्रव के प्रसार के आधार पर क्या होगा, प्रसार गुणांक होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 प्रकार के प्रसार है, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, तो आभासी प्रसार के लिए क्या होगा, सिंपल सा आभासी प्रसार गुणा, और वास्तविक प्रसार के लिए वास्तविक प्रसार गुणा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका आभासी प्रसार गुणा, ठीक है। सबसे पहला है आपका आभासी प्रसार गुणांक, आभासी प्रसार गुणांक किसे कहेंगे, किसी एकांक द्रव के आयतन में, है ना, यदि हम ताप कितना बढ़ा दें, 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो उसके जो आयतन में आभासी प्रसार होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका आभासी प्रसार गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो आभासी प्रसार गुणांक की क्या परिभाषा हो गई, किसी एकांक आयतन, है ना, को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में कितना आभासी प्रसार होता है, वही क्या कहलाएगा, आभासी प्रसार गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए, माना
कि द्रव का प्रारंभिक आयतन V है डेल्टी ताप में वृद्धि पर आयतन डेल V A हो जाता है। डेल V A, यहाँ पर A लिया गया है, ये किसको बता रहा है? आभासी का संकेत है, ठीक है। तो डेल V A हो जाता है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा आपका आभासी प्रसार गुणांक कैसे निकलेगा? V आयतन है, प्रारंभिक आयतन, डेल्टी ताप में वृद्धि पर, है ना। आयतन में वृद्धि कितनी हो गई? डेल V A हो गई, ठीक है। तो एकांक आयतन के लिए क्या हो जाएगा? एकांक आयतन के ताप को डेल 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन वृद्धि कितना हो जाएगा आपका? डेल V A बटा V इंटू डेल T, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आयतन आपका ये कौन सा है? द्रव में आयतन प्रसार है ना। ठोस के लिए हमने क्या संकेत लिया था? गामा लिया था, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे? गामा है, क्योंकि ये भी आयतन ही है, आयतन में प्रसार हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है? गामा से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गामा, और चूंकि आभासी प्रसार हो रहा है तो उसके लिए संकेत ए। तो गामा ए इक्वल टू क्या हो गया? डेल V A अपान V इंटू डेल T। ये हो गया सूत्र आपका आभासी प्रसार गुणांक का। गामा ए को क्या कहते हैं? आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका वास्तविक प्रसार गुणांक। वास्तविक प्रसार गुणांक, तो आभासी प्रसार गुणांक के अनुसार ही परिभाषा उसमें क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रसार गुणांक, है ना। बस उसमें अंतर क्या आ जाएगा? आभासी की जगह क्या लिखेंगे? वास्तविक। तो आपका दूसरा है वास्तविक प्रसार गुणांक। वास्तविक प्रसार गुण, ठीक है। तो वास्तविक प्रसार गुणांक किसे कहेंगे? क्या होगा वास्तविक प्रसार गुणांक? जैसे आभासी प्रसार गुणांक था वैसे ही क्या होगा आपका वास्तविक प्रसार गुणांक। तो वास्तविक प्रसार गुणांक के लिए परिभाषा हो जाएगी आपका एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो उसके या द्रव के आयतन में क्या कौन सा प्रसार होता है? आपका वास्तविक प्रसार होता है, वही आपका वास्तविक प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो गई परिभाषा? एकांक आयतन के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके द्रव में वास्तविक प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। तो माना कि द्रव का प्रारंभिक आयतन V है, डेल्टी ताप देने पर या ताप वृद्धि पर
पर द्रव का आयतन डेल वी आर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल वी तो आयतन में परिवर्तन है, यहाँ आर रियल यानी वास्तविक को बता रहा है, ठीक है। वास्तविक के लिए नोटेशन है आर। तो क्या हो गया, डेल टी ताप वृद्धि पर उसके आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, डेल वी आर हो गई। अतः एकांक आयतन पर 1 अंश सेंटीग्रेड पर आयतन वृद्धि कितना हो जाएगा आपका, डेल वी आर बटा वी इंटू डेल टी, ठीक। तो आपका आयतन प्रसार के लिए क्या है नोटेशन, गामा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका गामा। वास्तविक के लिए नोटेशन क्या है, आर। तो गामा आर इक्वल टू डेल वी आर वी इंटू डेल टी, ठीक है। तो आपका ये हो गया सूत्र वास्तविक प्रसार गुणांक का, जहां गामा आर क्या को बताता है, वास्तविक प्रसार गुणांक का नोटेशन है, ठीक है। तो गामा आर इक्वल टू डेल वी आर अपॉन वी इंटू डेल टी, ठीक है। तो ये दो प्रकार के प्रसार हो गए आपका, एक आभासी प्रसार और दूसरा कौन सा हो गया आपका, वास्तविक प्रसार, ठीक है। इसके आधार पर हम इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार आपका आभासी प्रसार के लिए सूत्र आपका क्या आया, गामा ई इक्वल टू डेल वी ए अपान वी इंटू डेल टी, है ना, पहला सूत्र था आपका। दूसरा वास्तविक के लिए क्या आया, गामा आर इक्वल टू डेल वी आर अपान वी इंटू डेल टी, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। ये तो किसके लिए था, द्रव के आभासी और वास्तविक के लिए था, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं बर्तन में भी तो प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो बर्तन का प्रसार गुणांक भी होगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार से उसका भी सूत्र लिख दे सिमिलरिटी से। तो क्या हो जाएगा, जैसे कांच का आपका पात्र है तो उसके लिए जी नोटेशन है ना, तो गामा जी इक्वल टू डेल वी जी अपान वी इंटू डेल टी, ठीक है। सिमिलरिटी से आपका है ना, इसमें क्या जी क्या को बता रहा है, आपका बर्तन को बता रहा है, बर्तन का, और गामा और बर्तन का प्रसार गुणांक, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, ठीक है। ये द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक, और ये किसके लिए हो गया, बर्तन के लिए, बर्तन का प्रसार गुणांक, ठीक है। तो इसको एक साइड डेल वी ए को एक साइड और ये वाले जो टर्म्स है उसको एक साइड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा,
समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, सभी में अपन डेल वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गामा ए बी इंटू डेल टी, इक्वेशन आपका 4। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरे समीकरण से गामा वी आर इक्वल टू गामा आर वी डेल टी, इक्वेशन 5। तीसरे समीकरण से गामा वी जी इक्वल टू गामा जी वी डेल टी, इक्वेशन 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 3 समीकरण अन्य प्राप्त हुए। ठीक है, इनमें हम आपका जो फर्स्ट में बताया था है ना कि द्रव का जो वास्तविक प्रसार है वो किसके बराबर होता है? द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर किसके होता है? बर्तन के प्रसार प्लस द्रव का प्रसार, द्रव का आभासी प्रसार। ठीक है, तो ये क्या है आपका डेल वी आर वास्तविक प्रसार है द्रव का, है ना, डेल वी ए द्रव का आभासी प्रसार और डेल वी जी बर्तन का प्रसार है। ठीक है, तो डेल वी आर किसके बराबर होगा? डेल वी जी बर्तन का प्रसार धन आपका डेल वी ए द्रव का आभासी प्रसार। ठीक है, इसके बराबर होगा उसी समीकरण से। ठीक, तो आप समीकरण 4, 5, 6 से इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो डेल वी आर का मान कितना है? गामा आर वी डेल टी इक्वल टू डेल वी जी गामा जी वी डेल टी प्लस गामा ए वी डेल टी। ठीक है, अब इसमें सभी में देख रहे हैं वी डेल टी सब में कॉमन है ना, ये जो वी डेल टी है इधर भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या हो गया? गामा आर वी डेल टी इक्वल टू गामा जी और यहाँ गामा ए वी डेल टी कॉमन है, इसमें भी बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट के वी डेल टी। वी डेल टी इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आपको क्या बचा? क्या बचा? गामा आर इक्वल टू गामा जी प्लस गामा ए। तो ये किसमें संबंध आ गया आपका? वास्तविक प्रसार गुणांक, बर्तन का प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार गुणांक, तीनों में ये संबंध बताता है। ठीक है, गामा आर इक्वल टू गामा जी प्लस गामा ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव में प्रसार। आगे है आपका पानी के प्रसार में विलक्षणता। ठीक है, तो पानी के प्रसार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है गर्म करने से, ये देखते हैं कि जैसे कोई भी द्रव है उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? कोई भी द्रव है उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है, गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा और ठंडा करोगे तो आयतन में कमी होगी। ठीक है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। पानी भी यह गुण प्रदर्शित करता है कि आप गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो शुरू में उसका आयतन कम होता है। कोई भी द्रव में ऐसा नहीं होता, आयतन बढ़ता ही है, लेकिन पानी में नहीं होता। पानी में क्या होता है? शुरू में 4 अंश सेंटीग्रेड तक क्या होता है? आयतन कम होने लगता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। यही पानी की क्या है? विलक्षणता है। ठीक है।
यदि ग्राफ के रूप में देखेंगे तो किस रूप में आएगा आपका? यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका पानी की के प्रसार में क्षमता, ठीक है, इधर ताप ले लिए और इधर हम क्या ले रहे हैं? आयतन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, है ना, पानी का जो है आयतन कम होने लगता है। जैसे ही वो 4 अंश सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, ठीक है, कहां पर पहुंचा? 4 अंश सेंटीग्रेड पर, वैसे ही क्या होने लगता है? उसका आयतन पुनः बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये है पानी की विलक्षणता। मतलब 4 अंश सेंटीग्रेड पर जो पानी का आयतन है वो क्या हो गया? सबसे कम हो गया। मतलब आयतन कम मतलब घनत्व अधिक। घनत्व अधिक, पास पास आ गए ना अणु। ठीक है, तो आयतन कम हो गया 4 अंश सेंटीग्रेड पर, तो आपका क्या हो गया? घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। तो 4 अंश सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का। ठीक है, तो यह है पानी की विलक्षणता। तो इसी का रूप देखने को मिलता है जैसे ध्रुवीय जगह है ना। ध्रुवीय जगह में क्या होता है? बर्फ रहता है, सभी जगह बर्फ से ढका हुआ रहता है, या बर्फीला हो गया, या अपन जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उधर यदि जाते हैं तो झील तो क्या हो जाता है? बर्फ से ढक जाता है। ठंडी में तो और ज्यादा पूरे बर्फ से ढक जाते हैं, है ना। फिर भी उसके अंदर जो जीव जंतु है कि नहीं, मछलियां तो होंगी ना, अन्य जीव जंतु तो होंगे उसके अंदर, ठीक है, वो तो सेफ है, सुरक्षित है। जबकि बर्फ जम जाएगा पूरा पानी तो क्या हो जाना चाहिए? सब खत्म हो जाना चाहिए वहां तो। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो अंदर सुरक्षित है। तो इसका कारण क्या होता है? यही है पानी की विलक्षणता। मतलब ऊपर का टेम्परेचर डाउन हुआ वातावरण का, ठीक है, उसके कारण क्या हो गया? ऊपर का जो पानी तो बर्फ बन गया, लेकिन आपका जो 4 अंश सेंटीग्रेड पर चूंकि पानी का घनत्व अधिक होता है, तो उसी पर नीचे का जो पानी है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो नीचे का कौन सी अवस्था में है? अभी भी द्रव अवस्था में है ना। और जो द्रव अवस्था में है उसका संपर्क वातावरण से हट गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? आपका बर्फ आ गया है। ठीक है, तो नीचे क्या है? पानी है, द्रव अवस्था में है, और ऊपर बर्फ अवस्था में है। तो नीचे के जीव जंतु क्या हो गए? सुरक्षित हो गए। ठीक है, यही कंडीशन ध्रुवों पर भी है। ध्रुवों पर जीव जंतु क्या होते हैं? नीचे सुरक्षित है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पानी की विलक्षणता के कारण होता है। ठीक है, आगे है आपका विशिष्ट ऊष्मा। अगला टॉपिक है आपका विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा किसे कहेंगे? ऊष्मा तो पढ़ चुके हो। ऊष्मा क्या है ना। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा, है ना, जो गर्माहट का अनुभव देता है। ठीक है, वही क्या है आपका? जो उस किसी भी पदार्थ में गर्माहट या शीतलता का अनुभव हो रहा है, वही क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, आगे है आपका विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो सभी के लिए ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है? बराबर होती है? नहीं होती। पानी को एक निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए अलग ऊष्मा चाहिए, है
ना। कोई जल्दी गर्म हो जाता है, कोई जल्दी मतलब देर से गर्म होता है कि नहीं। ठोस के लिए अलग लागू होता है, द्रव में ही क्या हो जाएगा आपका, पानी के लिए अलग है, तेल के लिए अलग है ना। तो सभी के लिए क्या है, अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे आपको पानी को ही आपको थोड़ा सा आप एक पात्र में ले लिए, इतना सब आपको गर्म करना है तो कम ऊष्मा की मात्रा चाहिए, है ना। और अधिक बहुत सारा एक पूरा गंज पानी को गर्म करना है तो बहुत देर तक गर्म करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, अधिक ऊष्मा लगेगी, है ना। उसी ये तो एक ही पानी के लिए हो गया। उसी प्रकार आपका क्या है, ताप वृद्धि करना है, ठीक है। आपको अलग अलग ताप देना है, जैसे किसी पदार्थ को कम देर तक गर्म करना है या उसी को अधिक देर तक गर्म करना है, तो कम देर तक गर्म करने के लिए क्या लगेगा, कम ऊष्मा लगेगी, और अधिक देर तक गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा लगेगी, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि आप किसको गर्म कर रहे हो, ऊष्मा किसको दे रहे हो। द्रव को आप पानी को दे रहे हो, आप तेल को दे रहे हो या अन्य किसी पदार्थ को रहे, है ना। तो एक निश्चित ताप तक गर्म कर रहे हो, लेकिन सबके लिए ऊष्मा क्या है, अलग अलग, है ना। तो ये है कि हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा की मात्रा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। चाहे आप पानी को गर्म करो, द्रव को गर्म करो या अन्य किसी ठोस को गर्म करते हो, किसी के लिए भी क्या है, ऊष्मा की जो मात्रा है एक समान नहीं होती, ठीक है। यही आपको डिफाइन करेगा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो ऊष्मा की जो मात्रा है, तो ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, पहला क्या बताया, द्रव्यमान पे। कम द्रव्यमान लोगे तो कम देर तक ऊष्मा देना पड़ेगा, अधिक द्रव्यमान लोगे तो अधिक देर तक। तो पहला कौन से कंडीशन पर डिपेंड कर रही है, द्रव्यमान पर। दूसरा है आपका ताप वृद्धि पर, कितना देर तक गर्म करना चाहते हो उस पदार्थ को, उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड है आपका ताप वृद्धि पर, ठीक है। थर्ड है आपका, तीसरा है आपका पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो जो ऊष्मा की मात्रा है तीन चीजों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, ताप वृद्धि पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। तो इसको यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो किस प्रकार हो जाएगा, माना कि ऊष्मा की मात्रा डेल क्यू है, तो डेल क्यू अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के, m के, पहला। दूसरा डेल क्यू किसके अनुक्रमानुपाती होता है, डेल टी के। जो दो कंडीशन बताए उसी के अनुसार, एक तो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ेगी, इसलिए अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरा आपका जो ये किस पर डिपेंड करता है, ताप वृद्धि पर, मतलब ताप वृद्धि अधिक करना है तो ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो आप इन दोनों को एक साथ लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल क्यू अनुक्रमानुपाती m डेल t, ठीक है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेल क्यू
इक्वल टू, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो कोई भी नियतांक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ नियतांक ले रहे हैं हम एस स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा को संकेत करता है, ठीक है। तो डेल क्यू इक्वल टू एस एम डेल टी, ठीक है। यहाँ एस क्या है आपका विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। एस क्या है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। तो ऊष्मा की मात्रा डेल क्यू बराबर हो गया एस एम डेल टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर इसको दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में यदि हम m इक्वल टू 1 कर दें, डेल टी इक्वल टू 1 अंश सेंटीग्रेड कर दें, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, m1 हो गया, डेल टी भी 1 हो गया, तो डेल क्यू किसके बराबर हो गया, s के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपका जब हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान एकांक द्रव्यमान ले रहे हैं, ठीक है, और एकांक द्रव्यमान के ताप को कितना बढ़ा रहे हैं, 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तब जो ऊष्मा की जो मात्रा है वो किसके बराबर हो गया, विशिष्ट ऊष्मा के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या हुई आपकी, एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, ठीक है। अब देखते हैं मात्रक। मात्रक भी आपका सूत्र से निकल जाएगा, है ना। यदि आप Q M T का मात्रक मालूम है तो आप S का मात्रक निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा मात्रक, सूत्र क्या निकला था, डेल क्यू इक्वल टू कितना निकला, एस एम डेल टी। एस का मात्रक निकालना है तो एस को एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड। तो एस इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल क्यू अपन एम इंटू डेल टी, ठीक है। अब यदि हम व्यवहारिक मात्रक लेते हैं, कैलोरी के रूप में लेते हैं, ऊष्मा का 2 मात्रक बताया गया था, एक कैलोरी दूसरा जूल, ठीक है। तो यदि कैलोरी के रूप में लेते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, एक तो इसके लिए ऊष्मा के लिए क्या हो गया, कैलोरी, ठीक है। m के लिए क्या होता है, यदि कैलोरी ले रहे हैं तो द्रव्यमान को किस में लेंगे, ग्राम में, और ताप को अंश सेंटीग्रेड में, ठीक है, सेल्सियस पैमाना लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, कैलोरी प्रति, इसके लिए बटा है ना, प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड हुआ ना। तो क्या हो गया, कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। और यदि अपन जूल के रूप में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जूल। अब जूल एसआई यूनिट में आप द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, और एसआई यूनिट ताप का केल्विन है, तो क्या हो जाएगा आपका, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो ये आपका हो गया विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक, ठीक है। अब है विशिष्ट ऊष्मा के कुछ उदाहरण, जैसे कि
विशिष्ट ऊष्मा का यदि भौतिक अर्थ देखें तो उसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ की यदि विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, मतलब वो उसको गर्म होने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है ना, और ठंडा भी वो क्या है, धीरे धीरे होता है ना, मतलब गर्म भी धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है, ठीक है। और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। इसी का उपयोग अपन क्या करते हैं, जब पैरों में यदि दर्द है या सूजन है तो एक थैली आती है, उसमें क्या भर देते हैं, पानी को भर देते हैं, है ना, और उसी से क्या करते हैं, सिकाई करते हैं, ठीक है। तो पानी का गुण क्या है, वो देर तक ऊष्मा को अपने अंदर समाहित रखता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो अधिक समय तक आप सिकाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पानी का यूज करते हैं, ठीक है। अब किसी किसी पदार्थ की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, तो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना, रेगिस्तान गर्मी बहुत होती है लेकिन रात को ठंडा हो जाता है, तो रेत क्या हो गया, है ना, गर्मी पाके क्या हो गया, उसका टेम्परेचर जल्दी हाई हो गया, और उसके बाद जब रात हुई तो क्या हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कम है, तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। आगे है इससे रिलेटेड एक आंकिक उदाहरण। जैसे आपके पास एक उदाहरण है विशिष्ट ऊष्मा के लिए, 10 ग्राम पानी के ताप को 20 अंश सेंटीग्रेड से 50 अंश सेंटीग्रेड करने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। मतलब आपको क्या निकालना है, ऊष्मा की मात्रा निकालनी है, और दिया क्या हुआ है, आपको क्या दिया है, पानी की मात्रा दी है 10 ग्राम, और कहां से कहां ताप को परिवर्तन करना है, 20 अंश सेंटीग्रेड से 50 अंश सेंटीग्रेड तक ताप को परिवर्तित करना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। क्या दिया है, क्या दिया है आपका, 10 ग्राम पानी का द्रव्यमान दिया है, तो m इक्वल टू कितना दे दिया, मतलब 10 ग्राम, ठीक है। ताप वृद्धि कितनी करनी है, 20 अंश सेंटीग्रेड से 50 अंश सेंटीग्रेड, है ना। तो आपका ताप वृद्धि कितना है, डेल टी इक्वल टू 50 में 20 को घटा दो तो उतनी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रारंभिक ताप कितना था, 20 था, और अंतिम ताप क्या है, 50 है। 20 से आपको क्या करना है, उसको 50 करना है, तो ताप वृद्धि कितना हुआ, 50 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया, 30 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ऊष्मा की मात्रा, इसको गर्म करने में कितनी ऊष्मा लग रही है, वही क्या है, ऊष्मा की मात्रा। मतलब आपको क्या निकालना है, डेल क्यू आपको निकालना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, एम एस डेल टी है, ठीक है। एम का मान कितना दिया हुआ है, 10, एस क्या है यहाँ, विशिष्ट ऊष्मा, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1। यदि कैलोरी में लेंगे तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ टी कितना है, डेल टी 30, तो 30, तो आपका कितना हो गया, 300। और चूंकि कैलोरी में ले रहे हैं, ग्राम है ना, तो कैलोरी में ले रहे हैं, तो 300 कैलोरी। कितनी कैलोरी, डेल क्यू कितना है यहाँ, 300 कैलोरी। इतनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं, है ना, तो
ये ध्यान रखेंगे मात्रक एक ही पद्धति में लिया गया हो, है ना। यदि मात्रक अलग अलग पद्धति में लिया गया है तो उसको क्या कर लेंगे, पहले एक पद्धति, किसी भी पद्धति में, आप जरूरी नहीं है कि आपको सीजीएस में ही करना है, एमकेएस में करना है ना, एसआई में करना है, ठीक है, कोई भी पद्धति में ले, लेकिन एक ही पद्धति, सारे जो भी दिए गए हैं मान वो सारे किस पद्धति में होने चाहिए, एक ही पद्धति में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ग्राम में लिया था तो जाहिर सी बात है ताप अनसेंटीग्रेड में होगा, अगर यहाँ किलोग्राम होता तो यहाँ केल्विन में होता, है ना, और आपका ये भी किस में आता, जूल में आता, ठीक है। तो यहाँ चूंकि कैलोरी है इसलिए इस रूप में लिया गया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस पद्धति का आप उपयोग कर रहे हो, उसी अनुसार से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।